आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ टूटी चूड़ियाँ का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम उस गुलाबी सूट में, कंधे पर लिया वो हरा दुपट्टा, कानों में चांदी की बालियाँ, गुलाबी हथेलियों पर लगी लाल मेहंदी, खुले बाल, कुछ डरी सहमी, कुछ संकुचाई सी चली आ रही थी तुम मेरी तरफ। एक्सक्यूज़ मी, ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किधर है? तुमने हौले से अपनी प्यारी सी आवाज़ में मुझसे पूछा था। मेरे कानों में तो जैसे किसी ने मिश्री घोल दी हो। मैं 2 मिनट तुम्हें तकता रहा। तुमने फिर से सवाल दोहराया था। मैं जैसे चीर निद्रा से जागा और चौंकते हुए पूछा, जी आपने कुछ कहा? जी मैंने पूछा ये फर्स्ट ईयर का क्लासरूम किस तरफ है? तुमने कुछ झुंझलाहट में कहा था, जी आप सीधे जाकर बाएं मुड़ जाएं। तुम अपने सवाल का जवाब पाकर पीछे मुड़ी और चली गई और मैं तुम्हारे उस लहराते धानी दुपट्टे को आंखों से ओझल होने तक देखता रहा था। तुम्हारी पायल की वो छनक आज भी मेरे कानों में गूंजती है अन्नू। अपने कानों पर हाथ रखकर निहाल बड़बड़ाया था। आज तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर दिल में दबी वो चिंगारी फिर से भड़कना चाह रही थी अन्नू। मगर आज तुम कुछ अधूरी सी लगी मुझे, कुछ उलझी सी, कुछ बुझी बुझी, कुछ उदास। तुम्हारे ओंठों की वो मुस्कान कहाँ गई अन्नू, जिसको देखकर मैं पागल सा हो जाता था? क्या मुझे तुम्हारे पति के बुलावे पर तुम्हारे पास जाना चाहिए? मगर मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर कैसे खुद को संभाल पाऊँगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? क्यों तुमने मेरे प्यार को नहीं स्वीकारा? क्यों दूर चली गई मुझसे? मगर हाँ, हम पहले अच्छे दोस्त थे। बाद में मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए मैं तुमसे मिलने आऊँगा। निहाल अन्नू से मिलने के बाद रात भर इसी उधेड़बुन में रहा। वो क्या करे? और फिर उसने तय किया कि अन्नू की ये हालत कैसे हुई, ये जानने के लिए वो कल सुबह उससे मिलने ज़रूर जाएगा। निहाल लिफ्ट से ऊपर चल दिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अन्नू के सामने आकर तो वो पहले भी नर्वस हो जाता था, इसलिए ही वो अन्नू से ना ही सही से अपने प्यार का इजहार कर पाया था और ना उसे पाने की हिम्मत जुटा पाया था। निहाल के रूम नंबर 301 पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। राहुल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हेलो, राहुल ने कहा। हेलो, कैसे हैं आप? निहाल ने जवाब दिया। हम बिल्कुल ठीक हैं, बस आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, राहुल ने कहा और निहाल को अंदर बुलाया। अन्नू अभी भी गुमसुम सी खिड़की के पास बैठी थी, दुनिया की हर बात से अनजान। उसको शायद निहाल के आने का भी पता ना चला। राहुल ने फ़ोन पर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और निहाल से बातें करने लगा। राहुल ने बातों ही बातों में अन्नू के साथ हुई उस घटना का भी जिक्र किया जिसकी वजह से अन्नू की ये हालत हुई थी, मगर उसने उस घटना में अपनी भूमिका के बारे में निहाल को नहीं बताया। कॉफ़ी आने के बाद दोनों ने कॉफ़ी पी और एक कप अन्नू को भी दिया। कॉफ़ी ख़त्म करके तीनों बाहर पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। निहाल अन्नू से बात करना चाहता था, मगर उसको डर था कि कहीं राहुल को बुरा न लग जाए, इसलिए उसने अन्नू से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। कुछ देर चलने के बाद तीनों एक बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद राहुल कुछ ज़रूरी काम से अन्नू को, निहाल को वहीं छोड़कर चला गया। राहुल जानता था कि अन्नू शायद उससे नफ़रत करती है, इसलिए वो उसके सामने कुछ नहीं बोलेगी, मगर निहाल उसका कॉलेज का दोस्त है, उसके साथ अन्नू के अच्छे पल बीते होंगे। निहाल उस वक्त अन्नू की ज़िंदगी में था जब अन्नू एक खुशदिल और हंसने हंसाने वाली लड़की हुआ करती थी। वो तो चुप चुप सी तब होती चली गई जब मैं उसकी ज़िंदगी में आया। राहुल चाहता था कि अन्नू निहाल से बातें करे, क्योंकि उसका दिल भारी हो चुका था। उसके अंदर घुटन भर चुकी थी जिसका निकलना बहुत ज़रूरी था, वरना ये घुटन मार देती है इंसान को। ये सोचकर राहुल काम का बहाना बनाकर वहाँ से हट गया था। कुछ देर निहाल अन्नू को देखता रहा, मगर अन्नू का ध्यान तो एक चिड़िया और उसके बच्चे की तरफ लगा हुआ था।
चिड़िया अपने बच्चे को चोंच मार कर उड़ना सिखाती और बच्चा थोड़ा सा उड़ के वापस आ जाता। वो डरा सहमा सा नन्हा बच्चा, मगर माँ को पता था कि इस दुनिया में जीने के लिए अपने परों को खोलना होगा और एक ऊंची उड़ान भरनी होगी। निहाल अन्नू को उस चिड़िया और उसके बच्चे को देखते हुए रहा। तभी अन्नू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, और भागने लगी। निहाल घबराया और अन्नू के पीछे भागा। अन्नू ने भाग के चिड़िया के बच्चे को उठाया था, क्योंकि वो बच्चा उड़ने की कोशिश में पेड़ से नीचे गिर गया था। निहाल, इसको इसकी माँ के पास वापस रखो जल्दी, वरना उसकी माँ मर जाएगी जैसे मैं मर चुकी हूँ, अन्नू ने निहाल से कहा। अन्नू, ये क्या कह रही हो? निहाल अन्नू के मुँह से अपना नाम सुनकर खुश हुआ कि वो उसको पहचानती है, मगर फिर ये बात सुनकर हैरान भी हुआ कि अन्नू ऐसा क्यों कह रही है। तुम इसको ऊपर रखो। अन्नू उस बच्चे को लेकर रोने लगी थी। वो बेतहाशा रोई थी। शायद ये वही आंसू थे जो अन्नू के दिल पर बोझ बने हुए थे। निहाल ने भी उसको रोने दिया। वो जानता था कि अगर इंसान का दुख बाहर ना आए तो इंसान अंदर ही अंदर मरने लगता है। ज़िंदगी भर रोने से अच्छा अन्नू आज रो ली जी भर के। अन्नू बहुत देर तक रोती रही और जब वो कुछ शांत हुई तो निहाल ने उसको आराम से बैठाया और पानी लाकर पीने को दिया। पानी पीने के बाद कुछ देर चुप रही, धीमे से बोली, निहाल, उससे नफ़रत करती हूँ। किससे? निहाल ने पूछा। राहुल, बहुत थके हुए लफ्ज़ों में अन्नू ने कहा था और निहाल सोचने लगा था कि क्यों अन्नू अपने ही पति से नफ़रत करती है, मगर उसने कभी पूछना ठीक न समझा। वो जानता था कि अन्नू के दिल की भड़ास निकलना ज़रूरी है, मगर जल्दबाजी करना ठीक नहीं। तभी राहुल भी वहाँ आ चुका था। उसने अन्नू के गालों पर आंसुओं के निशान देखे और निहाल की तरफ इशारों में पूछा, क्या हुआ? निहाल ने नहीं में गर्दन हिला दी थी। तभी अन्नू ने इतने दिनों में पहली बार राहुल की तरफ देखा था। अन्नू की नज़रों में शिकायत थी, नाराज़गी थी, उदासी थी और कुछ सवाल थे कि राहुल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी खुशियाँ रौंद दी तुमने बिस्तर की सिलवटों में? राहुल की नज़रें भी अन्नू की नज़रें से नहीं मिली थी। अन्नू ने के इस तरह राहुल की तरफ देखने से राहुल को एक आशा की किरण तो नज़र आई थी, मगर अन्नू की शिकायती निगाहों से राहुल का दिल बुझ सा गया था। निहाल ने दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देखा और उसने महसूस किया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। कोई तो बात है इन दोनों के अतीत की, जो ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। शाम ढल चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी। निहाल ने उन दोनों को चलने के लिए कहा। राहुल ने अन्नू का हाथ थामा और तीनों चल पड़े वापस होटल की तरफ। राहुल ने निहाल को कल फिर आने के लिए कहा और साथ ही डॉक्टर गुप्ता की सलाह भी बताई कि अन्नू को जितना खुश रखा जाए और बीते हुए अच्छे पल याद दिलाए जाएं, वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। निहाल ने भी कल आने का वादा किया और अपने होटल की तरफ चला गया। राहुल ने अपनी ऑफिस की छुट्टियां 15 दिन और बढ़वा ली थी। निहाल के मिलने से एक उम्मीद जो जागी थी कि अन्नू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अन्नू के इस तरह दूर जाने के बाद राहुल को ये एहसास हुआ कि वो अन्नू को कितना प्यार करता है और अन्नू के बिना उसका जीवन अधूरा है। निहाल वहाँ से वापस आकर अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा था। वो जानना चाहता था कि अन्नू अपने ही पति राहुल से नफ़रत क्यों करती है, ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच। मगर ये रात इतनी लंबी क्यों हो गई थी जो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने पूरी रात बस जागते हुए गुजारी दी थी। अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर तैयार होकर वो अन्नू के होटल के लिए निकल पड़ा। हेलो, राहुल ने बहुत खुशदिली से निहाल को मिलते ही हेलो कहा था। हेलो, निहाल ने भी जवाब दिया। फिर कुछ नाश्ता करके वो तीनों पहाड़ों में घूमने को निकलने लगे, मगर निहाल ने राहुल को जाने से रोक दिया था। निहाल ने कल का सारा किस्सा राहुल को सुनाया और कहा, अन्नू तुम्हारे सामने
नहीं बोल पाएगी, हो सके तो मुझे उसके साथ अकेले जाने दो। राहुल तो बस किसी भी हाल में अपनी अन्नू को वापस पहले जैसा देखना चाहता था, तो वो मान गया। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं होटल में ही रुकता हूँ, राहुल ने कहा। फिर अन्नू और निहाल पहाड़ों की तरफ चल पड़े। आज तो राहुल निहाल ने पूछा का इरादा लिया कि वो अन्नू के दिल की बात निकलवा के ही रहेगा। निहाल जानता था कि अन्नू उस हादसे को भुला नहीं पाई है। वो उसको पहाड़ के एक किनारे पर ले गया और अन्नू के को पास ही एक बेंच पर बैठने का इशारा किया। पहाड़ के किनारों पर ग्रिल लगी हुई थी और आसपास बहुत से बेंच बने हुए थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया था। निहाल ने इधर उधर की बातों से अन्नू को टटोलना शुरू किया। अन्नू, तुम्हें पता है वो हमारी क्लासमेट रोहड़ी को, वो पतली दुबली सी लड़की, उसकी शादी एक बहुत ही मोटे से लड़के से हो गई। मैं गया था उसकी शादी में, तुम्हें नहीं बुलाया था उसने? निहाल ने अन्नू से पूछा। अन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़ो, मगर मुझे तो लगता है वो अपने पति से बिल्कुल प्यार नहीं करती होगी। निहाल ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अन्नू अभी भी चुप थी। निहाल ने फिर कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है अन्नू, रोहड़ी अपने पति से प्यार करती होगी? वैसे रोहड़ी शादी के बाद एक बार मिली थी मुझसे, बता रही थी कि उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। खुश नसीब है वो, अन्नू ने धीमे से कहा था। निहाल को एक उम्मीद की किरण नजर आई। वो फिर बोली, खुश नसीब कैसे? ओह अच्छा, उसका हस्बैंड बहुत अमीर है इसलिए? सुना है वो नहीं, उसको बहुत प्यार करता है इसलिए। हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। अन्नू ने निहाल की बात बीच में ही काट दी। कौन इतना खुश नसीब नहीं है अन्नू, बताओ? मुझे तो लगता है हर पति अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। अब तुम राहुल को ही देख लो, तुम्हें घुमाने मनाली ले आया है, कितनी सारी शॉपिंग कराई, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है और तुमने कितना प्यार करता है। बस अन्नू अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई थी। कौन सा प्यार? वो प्यार जिसने मेरी ये हालत कर दी, या वो प्यार जिसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया? या शायद तुम उस प्यार की बात कर रहे हो जिसकी वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। नफरत करती हूँ मैं उस इंसान से जिसने मुझे अधूरा कर दिया। एक औरत से उसका मातृत्व छीन लिया उसने। मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था मगर एक उम्मीद थी कि मैं अपने बच्चे के सहारे जी लूँगी, मगर अब तो वो सहारा भी हमेशा के लिए छीन लिया गया। तुम बताओ निहाल, क्या कोई ऐसा करता है उसके साथ जिससे वो प्यार करता हो? बताओ निहाल, बताओ। और तुम कहते हो कि वो मुझसे प्यार करता है? अन्नू ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और निहाल से पूछ रही थी कि क्या प्यार ऐसा होता है? मैंने उस इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, सारी खुशियाँ उसके नाम कर दी, उसको अपना सब कुछ मान लिया। उसकी हंसी मेरी हंसी, उसके आंसू मेरे आंसू, मगर उसने क्या किया? बस चंद रुपये पाने के लिए अपनी माँ की बातों में आकर मुझे तड़पाया रहा, रौंदता रहा, मुझे किसी बेजान चीज़ की तरह। यही तो चाहता था वो कि अन्नू के दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम्हें पता भी है मेरे बच्चे की मौत का कारण वो ही है, एक अजन्मे बच्चे का कातिल है वो। अन्नू ने शुरू से आखिर तक की सारी बात बताई। निहाल सुनकर हैरान रह गया। आज का राहुल कल के राहुल से कितना अलग था। आज जो राहुल अन्नू के चेहरे पर एक मुस्कान देखने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, कल तक उस अन्नू के आंसुओं की वजह वही था। मगर निहाल ने अन्नू से इस बारे में कुछ और नहीं पूछा और ना ही कुछ कहा, क्योंकि अब राहुल बदल चुका था। निहाल ने उसकी आंखों में अन्नू के लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी, इसलिए राहुल को एक मौका और तो मिलना ही चाहिए। अन्नू बात पूरी करके घुटनों के बल बैठ गई और बुरी बुरी तरह रो पड़ी। वो थक चुकी थी इस जिंदगी से। निहाल ने उसको समझाया शुरू किया, अन्नू वो राहुल की गलती थी, मगर अब वो राहुल बदल चुका है। क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि ये राहुल वही पहले वाला राहुल है? तुम खुद सोचो, अगर वो पहले वाला राहुल होता तो क्या तुम्हें ठीक करने के लिए यहाँ तक लाता? तुम मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे से राहुल को जानती हो। क्या तुम्हें उस राहुल में और इस राहुल में कोई फ़र्क नहीं दिखता? अन्नू, मैंने राहुल को तुम्हारे लिए तड़पते देखा है। जितनी उदासी तुम्हारे चेहरे पर होती है उससे कहीं ज़्यादा उदासी मैंने राहुल की आंखों में देखी है।
जब तुम उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखती हो ना, तब भी वो तुम्हें ही देख रहा होता है। अन्नू, मोहब्बत तुम्हारे दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रही है, उसे मत ठुकराओ, वरना कहीं ऐसा ना हो एक बार जाए तो फिर कभी वापस लौट कर ही ना आए। मोहब्बत का बिछड़ जाना बहुत तकलीफ़ देता है अन्नू, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तुम ही बताओ राहुल, अगर तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए तो क्या रह पाओगे उसके बिना? तुमने भी तो कभी उसको चाहा था। अन्नू ने निहाल की बात सुनकर पहली बार अपना दिल टटोला था। शायद नहीं, उसके दिल से एक दबी दबी सी आवाज़ आई थी, अन्नू, राहुल भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम्हें खो देने के डर ने राहुल को कितना बदल दिया। उसकी बस इतनी ही गलती थी कि वो अपनी माँ के लालच और बहकावे में आ गया। निहाल अन्नू को चुप देखकर बोलता रहा। अन्नू के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। गुस्सा अब कुछ नरमी और बदल चुका था। अन्नू, तुम्हारी खामोशी राहुल को पहले ही बहुत सता चुकी है, अब माफ़ कर दो उसे, निहाल ने कहा। कैसे माफ़ कर दूं उसको निहाल, कैसे? अन्नू ने कहा, मगर इस बार अन्नू के लहजे में नफ़रत या कड़वाहट नहीं थी। अन्नू कुछ नर्म पड़ रही थी। निहाल ने इस नरमी का फ़ायदा उठाया और राहुल की सारी खूबियाँ अन्नू के सामने गिनवाता रहा। निहाल समझ रहा था कि अन्नू के दिल में अभी भी अपने पति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बस इसका एहसास अन्नू को करवाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तानी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पति उनके लिए उनका सब कुछ होता है, चाहे वो अपने पति की कितनी भी बुराइयां गिनवा ले, मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने पति को ही करती है। अन्नू भी एक हिंदुस्तानी पत्नी थी, आखिर कैसे ना पिघलती। तभी अन्नू का फ़ोन बज उठा। आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। अन्नू के फ़ोन उठाते ही उधर से किसी महिला ने बहुत तेज़ी से कहा था। मगर क्यों, क्या हुआ? आप कौन बोल रही हैं? अन्नू ने एक सांस में कई सवाल पूछे थे। अभी पहले आप हॉस्पिटल पहुँचिए, इट्स ऑन इमरजेंसी, महिला ने जवाब दिया और फ़ोन रख दिया। निहाल, चलो सिटी हॉस्पिटल जाना है, वहाँ से फ़ोन आया है, अन्नू तेज़ी से उठते हुए बोली। दोनों ने जल्दी से टैक्सी की और सिटी हॉस्पिटल की तरफ चल दिए।